गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शुभनाथ यादव आप सभी का श्री राम पब्लिक स्कूल ठाकुर गौरी में स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 में आप लोगों को टेंस और टेंस के प्रकार और प्रत्येक के भेद के बारे में बताया था। उसमें मैंने आप लोगों को टेंस के 3 प्रकार प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बताया था, जिसमें प्रत्येक के 4 भेद होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं और जान भी चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस के जो फर्स्ट भाग है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आइए आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी सबसे मुख्य पहचान यह होती है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ते हो इत्यादि शब्द हो, तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाते हैं। इस टेंस में मुख्यतः 4 प्रकार के आपको सेंटेंस मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको आप किस प्रकार से बनाएंगे, इसके लिए आप यहाँ फार्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस ऐड कर देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जो वर्ब है इसमें यस या ईएस हम कब और कैसे ऐड करते हैं, यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी हम वर्ब में यस या ईएस को ऐड करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में यस या ईएस नहीं ऐड करेंगे। आपको एग्जांपल से मैं बता दूं, जैसे वह खाना खाता है। आइए देखते हैं, वह का इंग्लिश होता है ही आपका सिंगुलर है, ही आपका सिंगुलर है। अब देखिए, आप अनुवाद बनाते समय, ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब इसमें क्या है, वह मतलब कौन सा काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है तो खाने का होता है ईट। खाने का इंग्लिश होता है ईट। अब देखिए, यहाँ ही आपका सिंगुलर है, वर्ब में हम यस या ईएस ऐड करेंगे। तो अब यहाँ आपको ध्यान देना है, यस या ईएस दोनों को एक ही साथ को ऐड नहीं करेंगे, दोनों में से किसी एक को ही ऐड करेंगे। तो हम यस का प्रयोग कब करते हैं और ईएस का प्रयोग कब करते हैं, यह चीज ध्यान दीजिए। यस का प्रयोग जब वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो उस समय यस का प्रयोग करते हैं, और जब वर्ब का अंतिम अक्षर वावेल हो, जैसे वावेल ए, ई, आई, ओ, यू, और इसके अलावा यस, डबल यस, एक्स, डबल एक्स, सी एच, यस एच हो तो भी यस का प्रयोग करते हैं। तो आइए यहाँ हम देखते हैं, यह जो वर्ब है
इसका अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ हम जो है यस का प्रयोग करेंगे, अर्थात यस जोड़ देंगे। अब इसके बाद आपका फार्मूला में आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में काम किया जा रहा है, तो वह खाना है, इसका इंग्लिश होता है फूड। इस प्रकार हम लोगों ने देखा वह खाना खाता है, ही इट्स फूड। अब देखिए आपका दूसरा जो सेंटेंस है वे रोते हैं। यहाँ पहले सेंटेंस में आपको हमने सिंगुलर सब्जेक्ट था तो उसके बारे में बताया। अब जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें जो सब्जेक्ट है वह आपका प्लूरल है। तो इस परिस्थिति में आप इसको कैसे बनाएंगे, वे का इंग्लिश होता है दे, वे का इंग्लिश होता है दे। अब देखिए आपने सब्जेक्ट को लिखा, अब इसमें आप ध्यान देंगे वर्ब क्या है, रोते हैं, ये रोने का काम, रोने का होता है वीप। अब ध्यान दीजिए यहाँ आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब में यस या यस नहीं ऐड करेंगे। ओके, तो आप लोगों को मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में एग्जाम्पल सहित बताया। अब इसके बाद आपका निगेटिव सेंटेंस आता है। निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें आपका आता है डू या डज। हेल्पिंग वर्ब डू या डज। उसके बाद नॉट, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूं, राम रोता नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट आपका राम, सब्जेक्ट आपका हो गया राम। अब देखिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ राम सिंगुलर है इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका डज। इसके बाद आप नॉट, उसके बाद से वर्ब रोने का काम हो रहा है यानी वीप। राम रोता नहीं है, राम डज नॉट वीप। अब यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप डज का प्रयोग डू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए यह जो आपका निगेटिव सेंटेंस होता है इसमें वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। अब इसके आगे आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो और दूसरा होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। तो आइए मैं आपको पहले उस सेंटेंस के बारे में बताता हूं जो वाक्य के पहले हो। जैसे क्या वह पढ़ता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो तो उसका ट्रांसलेट करने के लिए आपको यहाँ फार्मूला दिया गया है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से लगाते हैं। यदि आपको प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया गया हो तो उसका ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो
प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो आइए यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता दूं, जैसे दिया है क्या वह पढ़ता है। यहाँ देखिएंगे इस सेंटेंस में यह जो क्या है यह प्रश्नवाचक शब्द है। यहाँ यह जो क्वेश्चन वर्ड है यह सेंटेंस के पहले है, तो इसका ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डू या डज इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। अब यहाँ हमें देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट दिया है यह आपका सिंगुलर दिया हुआ है, तो आप जो हेल्पिंग वर्ब है वह डज लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप डू लिखेंगे। आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह का इंग्लिश होता है ही। अब देखिए वर्ब कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है यानी रीड। अब देखिए लास्ट में आप जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो वह गलत माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए जो सेकेंड जो दूसरा सेंटेंस है इसमें जैसे तुम कब पढ़ाते हो, यहाँ जो कब शब्द है या क्वेश्चन वर्ड है जो कि सेंटेंस के बीच में है, तो इसका ट्रांसलेट करने के लिए आप सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिखते हैं। जैसे कब का इंग्लिश होता है व्हेन, कब का इंग्लिश होता है व्हेन। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड आपने लिख दिया, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब डू या डज दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। तो यहाँ आप देखिए जो सब्जेक्ट है वह आपका प्लूरल है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका डू होगा। अब आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट है आपका तुम का इंग्लिश होता है यू। और उसके बाद वर्ब इसमें है पढ़ाने का काम हो रहा है यानी ये आपका होगा टीच और अंत में क्वेश्चन मार्क। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। जैसे इस सेंटेंस में आपको कहीं ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। अब देखिए आप लोगों को हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन तीनों के बारे में बताया। अब इसके आगे एक निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूले होते हैं बस उसी में क्या करना होता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। आइए मैं अब आगे आप लोगों को बताता हूं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अगर इस प्रकार कि अगर आपको सेंटेंस दे दिए जाएं तो उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसके लिए आपका रूल होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है सेंटेंस, क्या वह खाना नहीं खाता है। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में आपका क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं शब्द भी है, दोनों चीजें यहाँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं भी है, तो इसका ट्रांसलेट करते समय
आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डज। तो डू या डज दोनों एक साथ तो यूज करेंगे नहीं। आप इसको आपको हमने पहले ही बता दिया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज, प्लूरल हो तो डू। यहाँ देखिए जो सब्जेक्ट है वह आपका सिंगुलर है, इसलिए आप डज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डज। अब इसके बाद सब्जेक्ट आपका ही, वह का इंग्लिश हो गया ही। अब देखिए नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है? खाने का काम हो रहा है, ईट। और इसमें आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है खाना, इसका इंग्लिश होता है फूड। और अंत में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। देखिए क्या वह खाना नहीं खाता है? डज ही नॉट ईट फूड। दूसरा सेंटेंस आप देखेंगे, इसमें आपका जो क्वेश्चन वर्ड है या बीच में है, तो इसके लिए फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। यहाँ क्यों है, क्यों की इंग्लिश होता है वाई। क्यों की इंग्लिश होता है वाई। अब देखिए हेल्पिंग वर्ड, यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? मीरा। उसके बाद आपका जो है नॉट, और इसके बाद आपका है वर्ब इसमें आपका जो है रीड। और इसके बाद अंत में आपका आता है ऑब्जेक्ट इसमें आपका दिया है किताब, यानी इसका इंग्लिश होता है बुक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप लोगों ने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का फार्मूला और बनाने का मेथड देखा। इसके बाद आप अंत में एक चीज ध्यान दीजिए कि कभी भी ट्रांसलेट करते समय हम पहले उस सेंटेंस को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने के बाद हम यह पहचान करते हैं कि वह जो सेंटेंस है वह किस टेंस के अंतर्गत आता है, और उसके बाद उसका रूल क्या होता है। अगर आपको रूल मालूम हो जाए तो आप ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।